हेलो, आप सभी को चौधरी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में जनरल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेएसएससी जेई में 3 नवंबर 2022 में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली 41 क्वेश्चन है क्योंकि 40 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस कर चुका था पार्ट 1 में। यदि पार्ट 1 आप लोग नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। 41 है, फॉर ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए हमारे पास रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू क्या होगा। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर कॉपर लॉस फाइंड आउट करना हो तो हमें जो रोटर का इनपुट पावर है उसे स्लिप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रोटर कॉपर लॉस मिलता है। तो रोटर कॉपर लॉस का फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है स्लिप इनटू पावर। ओके, रोटर का जो इनपुट पावर है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलते हैं रोटर कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस हमें फाइंड आउट हो जाएंगे वहाँ से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा सी, स्लिप इनटू पावर इनपुट टू रोटर। नेक्स्ट 42 है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द मैग्नेटिक करेंट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक करेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली हमें जो इसका कर्व्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है लैग सप्लाई वोल्टेज बाई 90 डिग्री। तो राइट आंसर होगा इसका ए। मैग्नेटिक करंट को आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लैग सप्लाई वोल्टेज बाई 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट 43 क्वेश्चंस, द डिफिनेशन ऑफ डिमांड फैक्टर इज। बताइए डिमांड फैक्टर का डिफिनेशन यहाँ पे शो करना है। तो एक्चुअली हमें डिमांड फैक्टर का फार्मूला जो होता है वो मैक्सिमम डिमांड बाय टोटल कनेक्टेड लोड होता है। क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बाय टोटल कनेक्टेड लोड। ये जब हम यूज करेंगे मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय टोटल कनेक्टेड लोड तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डिमांड फैक्टर। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, डिमांड फैक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ए, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड। ये दोनों का रेशियो आपको डिमांड फैक्टर देता है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। कैपेसिटर विद ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर व्हेन इंस्टॉल्ड इन ए प्लांट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर के साथ कैपेसिटर को इंस्टॉल कर रहे हैं प्लांट में तो हमें क्या देखने को इफेक्ट मिलता है। तो इससे हमें जो है रिएक्टिव पावर जो होते हैं ग्रिड से जो रिएक्टिव पावर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी, रिड्यूस द रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड। नेक्स्ट 45 आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। डीसी मोटर का टाइप ऑफ स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो एक्चुअली 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर ये तीनों टाइप हैं डीसी मोटर का। ओके, बट 1 पॉइंट स्टार्टर नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 46 आपके स्क्रीन पर है, the product of instantaneous voltage across the device and the instantaneous current through it is known as। तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट क्या होता है। तो हमें पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। ये आपने पढ़ा है।
तो पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट होता है। तो यहाँ पे इंस्टेनियस वोल्टेज को यूज़ किया गया, इंस्टेनियस। तो यहाँ पर जो पावर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इंस्टेनियस मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंस्टेनियस पावर। नेक्स्ट 47, ए सोलर सेल कन्वर्टेड एनर्जी ऑफ लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी बाई। बताइए राइट आंसर क्या है। ए सोलर सेल कन्वर्ट एनर्जी ऑफ लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी बाई, किसके द्वारा इफेक्ट कन्वर्ट करता है। सोलर सेल जो है लाइट ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिसिटी में, उसे क्या बोलेंगे, उसे फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट के द्वारा सोलर सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोलर सेल से, तो इसे याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चंस, द टेक्निकल नेम ऑफ द सर्किट यूज टू चार्ज ए बैटरी फ्रॉम सोलर PV इज। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेक्निकल नेम सर्किट का पूछ रहा है। ठीक, जिस सर्किट को यूज़ करते हैं सोलर PV से बैटरी को चार्ज करने में, उस सर्किट का टेक्निकल नेम क्या है। तो चार्ज कंट्रोलर वो है, क्या है, सी। राइट आंसर होगा चार्ज कंट्रोलर। नेक्स्ट 49, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल V स्क्वायर इन द गिवन फिगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारे स्क्रीन पे 50 क्वेश्चंस हैं। द एल्गोरिदम यूज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोलर PV इज नॉन एज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोलर PV से मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट करते हैं किस एल्गोरिदम को यूज़ करके। तो राइट आंसर हो जाएगा MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिदम। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिदम यूज करके सोलर PV से हम जो मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट 51 आपके स्क्रीन पर है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन AC मोटर इफ द नंबर ऑफ पोल इज 8 एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये इसे याद रखिएगा, इसे हम यूज़ करते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है 120 F डिवाइडेड बाई P। F क्या है, तो F हमारे पास फ्रीक्वेंसी होते हैं और P है नंबर ऑफ पोल। तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल गिवन है 8 पोल। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 से 4 दूनी 8, 4 से इसे हम कैंसिल करते हैं तो 4 तेई 12, 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो 15, 15 पचे 75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 750। डी द राइट आंसर। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये दो बार रिपीट कर चुका है, तो इसे आप VVI में रखिए। आपको ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार। तो आपको जब भी स्पीड कैलकुलेट करना है RPM में, तो हम 120 F/P यूज़ करेंगे। 120 आपका कांस्टेंट वैल्यू है और F हमारे फ्रीक्वेंसी है, P नंबर ऑफ पोल है। इसे यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं स्पीड। नेक्स्ट 52 क्वेश्चंस। How many flip-flops is are required for 10 state count in रिपेल काउंटर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा 4। कितना फ्लिप फ्लॉप जो है रिक्वायर्ड हमारा 10 स्टेट काउंट इन रिपेल काउंटर में 4 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 53 आपके स्क्रीन पर है। द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय करेंट इन लीनियर इंडक्टर इज। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय करेंट इन लीनियर इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट। ये करेंट के जो प्रोपोर्शनल होते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम प्रोड्यूस करते हैं करेंट के द्वारा लीनियर इंडक्टर में, ये हमारा जो प्रोपोर्शनल होते हैं करेंट के होते हैं। करेंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो बढ़ेगा और करेंट को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा घटेगा। किस में, तो लीनियर इंडक्टर में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए।
नेक्स्ट 54, द डिमांड म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द सप्लाई कंपनी एंड द कंज्यूमर बाय वे ऑफ साइन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है किसके किसके बीच, सप्लाई कंपनी और कंज्यूमर के बीच, और ये डिमांड म्यूचुअली हमारा होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमम डिमांड। क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमम डिमांड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 55, द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय ए प्योरली रिएक्टिव एलिमेंट इज। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय प्योरली रिएक्टिव एलिमेंट, प्योरली रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा जो एवरेज पावर एब्जॉर्ब किया जाता है वो 0 होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी इज द राइट आंसर 0। 56, कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन फॉर ए स्टेडी फ्लो कंप्रेसिबल फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेशन बाय। बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कैसा फ्लूइड है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में क्या होता है, रो वैरी करता है, रो आपका जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो इस केस में जो हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास यूज़ करेंगे, तो इस केस में हमें इक्वेशन मिलते हैं ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। रो आपका हो गया डेंसिटी, ए हो गया एरिया और भी हो गया वेलोसिटी। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट मिलेगा। ओके, ये कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन पे डिपेंड है। तो उस केस में हमें जो मिलता है वो ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2 होगा इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। यदि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो हमें जो रो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो रो कांस्टेंट होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं। ये हमारा इनकम्प्रेसिबल केस में रहेगा। बट कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो हमें उस केस में ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए, ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 इंटू A2 इंटू V2। ओके, नेक्स्ट 57, इन द शो H and Q plot the vanes having exist angle greater than 90 डिग्री are represented by curve। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको H और Q का प्लॉट दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है। H मीन्स दैट इंथैल्पी, Q मीन्स दैट डिस्चार्ज। तो इसके बीच में आपको बताना है कि यदि एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट 58, द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज ए डैश कन्वेक्शन डैश ट्यूब बॉयलर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर इज ए नेचुरल कन्वेक्शन एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 59, द बेल कोलीमन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज डैश एज अ वर्किंग फ्लूइड। तो हम जो इसमें यूज़ करते हैं वर्किंग फ्लूइड के जैसा इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर। ठीक, बेल कोलीमन रेफ्रिजरेशन साइकिल में एयर को हम वर्किंग फ्लूइड के रूप में यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, एयर। 60 क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेशन प्लांट साइकिल हैज़ द फ्लोइंग स्टेट पॉइंट, एंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन इक्वल्स टू 425 किलोजूल पर केजी, एंथैल्पी आफ्टर थ्रॉटलिंग इक्वल्स टू 125 किलोजूल पर केजी, एंथैल्पी बिफोर कंप्रेशन इक्वल्स टू 325 किलोजूल पर केजी। देन द कॉप ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट इज। बताइए इसका कॉप क्या होगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन प्लांट का पूछ रहा है और यहाँ पे गिवन क्या एंथैल्पी दिया हुआ है। केस में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब 31 अक्टूबर का डिस्कस कर रहा था 2022 का, उस केस में 80 क्वेश्चन जो थे सेम कॉन्सेप्ट पर थे। तो आज मैं इसे भी बता रहा हूँ। एक्चुअली कॉप निकालने का फार्मूला होता है, कॉप यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन प्लांट के केस में। वो होता है रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर, वर्क डन बाय कंप्रेसर। ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। कॉप इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट
डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर, वर्क डन बाय कंप्रेसर। नोट डाउन कर लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ को पता होना चाहिए। ग्राफ, यदि ग्राफ कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप H1 H2 H3 H4 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो वहाँ से आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क डन निकाल सकते हैं कंप्रेसर के द्वारा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जो हम यूज़ करते हैं RE इक्वल्स टू इंथैल्पी हम यूज़ करते हैं तो H1 माइनस H4 यूज़ करते हैं, H1 माइनस H4। तो हमें पता होना चाहिए कि H1 क्या है और H4 क्या है, तभी तो हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है H2 माइनस H1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। देखिए ये हमारे पावर और एंथैल्पी के बीच ग्राफ है, पावर एंड एंथैल्पी। यहाँ से इस तरह से ये साइकिल फ्लो करता है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट से सेकेंड जो होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक वर्क डन बाय कंप्रेसर। ये फर्स्ट साइकिल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोट्रोपिक वर्क डन बाय कंप्रेसर। सेकेंड से थर्ड जो है ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं हीट रिमूवल एट कांस्टेंट प्रेशर बाय कंप्रेसर, हीट रिमूवल एट कांस्टेंट प्रेशर बाय कंप्रेसर। थर्ड टू फोर्थ हम जब जाते हैं तो थर्ड से फोर्थ हमारा जो साइकिल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे इंथैल्पिक एक्सपेंशन बाय ए थ्रोटलिंग वैल्यू। और 4 to 1 हमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर बाय इवेपोरेटर, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका जो ग्राफ है इस तरह से बनता है। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो इंथैल्पी है थर्ड और फोर्थ वो देखिए हमारा इक्वल है। इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो हमें इंथैल्पी थर्ड और फोर्थ क्या है, इक्वल है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो हमें एक कांस्टेंट प्रेशर पे थर्ड और फोर्थ का इंथैल्पी क्या है, बराबर है। तो H3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H4। ओके, और H1 और H2 क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। H1 और H2 हमें क्या यहाँ पे हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो H1 हमारा है, H1 क्या होगा, तो यहाँ पे कंप्रेसर के द्वारा हम यूज़ कर रहे हैं। किसके द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा। तो कंप्रेसर के द्वारा तो बिफोर कंप्रेशन, ठीक, बिफोर कंप्रेशन जो इंथैल्पी मिलेगा वो क्या होगा, H1 होगा, वो क्या होगा, H1। तो H1 इक्वल्स टू आपको हो गया 325 किलो जूल पर केजी। ये इंपोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। H1 क्या हो गया आपका, H1 ये हो गया बिफोर कंप्रेशन। ओके, अब H2 का बात करेंगे तो H2 भी हमारा जब हमारा बिफोर कंप्रेशन को हम H1 मान रहे हैं तो आफ्टर कंप्रेशन को हमको क्या मानना होगा, आफ्टर कंप्रेशन को H2 हम कंसीडर करेंगे। तो H2 इक्वल टू क्या हो गया, H2 इक्वल टू हो जाएगा 425 किलो जूल पर केजी, 425 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पर आपको ये आफ्टर कंप्रेशन हो गया H2। अब नेक्स्ट हमारा बचा थ्रोटलिंग आफ्टर इंथैल्पी। तो ये वैल्यू क्या हो गया, H3, सॉरी यहाँ पर H2 होगा, ये H2 हो गया और ये हमारा H3, और H3 और H4 हमारा इक्वल है। तो H3 इक्वल टू H4। तो H3 और H4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 125 किलो जूल पर केजी हो जाएगा थ्रोटलिंग आफ्टर इंथैल्पी। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमें पता चला कि यहाँ पर क्या है, H1 का वैल्यू मिल गया। H1 इक्वल टू क्या हो गया, 325 किलो जूल पर केजी। H2 इक्वल्स टू 425 किलो जूल पर केजी और H3 H4 का वैल्यू 125 किलो जूल पर केजी। अब यह हमारा H1 H2 H3 H4 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो RE इक्वल्स टू H1 माइनस H4। H1 का वैल्यू कितना है, H1 का वैल्यू है 325, 3
25 और H4 का वैल्यू गिवन है 125 माइनस 125। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। 250 किलो जूल पर केजी आपको मिल गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, इसी तरह हम निकालेंगे वर्क डन बाय कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में हमारा क्या है, तो कंप्रेसर देखिए यहाँ पर H1 और H2 है, तो H1 और H2 से हमारा वर्क डन जो मिलेगा उससे हम बोलेंगे वर्क डन बाय कंप्रेशन। तो यहाँ पर H2 माइनस H1 करेंगे, H2 माइनस H1। तो H2 का वैल्यू गिवन है 425 माइनस 325। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 3 गया 0, मीन्स दैट 50। ओके, तो अब कॉप इक्वल्स टू क्या होता है, कॉप इक्वल्स टू मैंने बताया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर। इसे यूज करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा है 250 डिवाइड बाय 50, इसे कैंसिल होगा 5 में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी द राइट आंसर। ओके, समझ में आया ना। तो यहाँ पे मेनली आपको ग्राफ यदि आप जानते हैं तो ग्राफ से इंथैल्पी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इंथैल्पी पता चल गया H1 H2 H3 H4 का वैल्यू, तो आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोप। यहाँ से कोप हम निकाल लिए, कोप इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर। नेक्स्ट 61, द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन एन इंजन सिलेंडर इज नोन एज। बताइए राइट आंसर क्या होगा। द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन एन इंजन सिलेंडर इज नोन एज, क्या किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेटेड हॉर्स पावर। किसे इंडिकेट करता है, हॉर्स पावर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट 62, द प्रोसेस ऑफ एस्केविंग हैपेंस इन, द प्रोसेस ऑफ एस्केविंग हैपेंस इन टू स्टॉक इंजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू स्टॉक इंजन। एस्केवलिंग का जो प्रोसेस है वो टू स्टॉक इंजन में होता है, तो हमें टू स्टॉक इंजन, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट 63, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, इट कैन नॉट अप्लाइड इफ द फ्लो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन का यहाँ पूछ रहा है कि हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो यदि हमें फ्लो हो रहा है, ठीक, हमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इससे हम अप्लाई नहीं कर सकते बर्नौलीज इक्वेशन को। किस केस में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस यूज़ करते हैं, ठीक। आपको नॉन विस्कस होगा तभी हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लो जो होना चाहिए स्टीडी होना चाहिए, ठीक, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस केस में हमें मिलता है, तो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब एजम्पशन है, आइडियल कंडीशन है जो उसमें हम क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करने के लिए हम ये सभी एजम्पशंस को फॉलो करते हैं, नॉन विस्कस, स्टीडी, इनकम्प्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड, इरोटेशनल फ्लो। यहाँ पे रोटेशनल है, यहाँ पे क्या है, रोटेशनल है, हमें इरोटेशनल होगा तभी हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन को रोटेशनल में यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर यह होगा, यह आपको हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एक टर्बुलेंट हमारा, ये भी हमारा बर्नौलीज इक्वेशन इसमें भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनस्टडी केस में हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो अनस्टडी केस में भी नहीं कर सकते हैं। मीन्स दैट ये तीनों केस में हम क्या कर सकते हैं, बर्नौलीज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोटेशनल, टर्बुलेंट एंड अनस्टडी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया डी। ये हमारा जो तीनों पॉइंट है, रोटेशनल, टर्बुलेंट एंड अनस्टेडी, ये तीनों केस में हम बर्नौलीज इक्वेशन को एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 64 है, फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट। जो फ्लूइड है वो रेजिस्ट नहीं कर सकता है, किससे, तो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता है। राइट आंसर क्या होगा, शियर स्ट्रेस। कोई फ्लूइड हमारा फ्लो करता है तो फ्लो करेगा तो शियर स्ट्रेस उसके बीच आता है, लेयर जो है लेयर के बीच हमारा शियर स्ट्रेस होता है, सरफेस ऑफ फ्लूइड के बीच हमारा शियर स्ट्रेस होता है, तो इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी।
65 क्वेश्चन, डेड माइल स्टील कंटेन डैश कार्बन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। डेड माइल स्टील कितने परसेंट कार्बन कंटेंट करते हैं, तो 0.10%। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी 0.10%। 66 क्वेश्चन, ए पिजोमेट्री यूज मेजर, बताइए पिजोमेट्री को हम यूज़ करते हैं किस प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो वेरी लो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम पिजोमेट्री यूज़ करते हैं। वेरी लो प्रेशर जब रहता है तो उस केस में हम पिजोमेट्री यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वेरी लो प्रेशर। नेक्स्ट 67, 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू इन किलो जूल पर मिनट, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बस है, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन जो होता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू हमारे पास कितने के बराबर होता है, बताइए 210 किलो जूल, 210 किलो जूल पर मिनट, इसके बराबर होते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। एक पॉइंट और याद रखिए, 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 3.5 किलो न्यूटन होते हैं। इन केस ऑफ किलो न्यूटन पूछ देगा तो ये याद रखिएगा 3.5 किलो न्यूटन होते हैं, और किलो जूल पर मिनट में 210 किलो जूल पर मिनट होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। तो यदि नेक्स्ट यदि क्वेश्चन एग्जाम होंगे तो उसमें यूनिट चेंज करेगा, सेम क्वेश्चन से रिपीट नहीं करेंगे, बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है, यूनिट चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है 3.5 किलो न्यूटन। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 3.5 किलो न्यूटन, ये रिमेंबर रखिएगा। ऐसे यहाँ पर इसका क्या राइट आंसर होगा, 210 किलो जूल पर मिनट। हमारे स्क्रीन पे 68 क्वेश्चंस हैं। ए हॉलो शाफ्ट हैज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट विल बी, बताइए यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस आपको पूछ रहा है हॉलो शाफ्ट के केस में। तो हॉलो शाफ्ट के केस में सेक्शन मॉडुलस होता क्या है, तो सेक्शन मॉडुलस पहले जानिए सेक्शन मॉडुलस किसे कहते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू होता है जेड इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डेप्थ। तो यहाँ पे जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, आई डिवाइड बाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ओके, और यहाँ पर जो है कैसा शाफ्ट है, हॉलो शाफ्ट है। तो हॉलो शाफ्ट के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू होता है पाई इंटू कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। ओके, कैपिटल डी हमारा क्या, एक्सटर्नल डायमीटर, और हमारा स्मॉल डी है इंटरनल डायमीटर। यदि एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस गिवन है तो आप एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं उसको 2 टाइम्स करके। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल डायमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को इस फार्मूला में पुट कीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो आई इक्वल्स टू होगी आपको पाई इंटू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। यहाँ पर क्या है, 5 है। ओके, तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया सेक्शन मॉडल हॉलो शाफ्ट का। और हॉलो शाफ्ट का न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालेंगे तो आई हमारा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई 2। तो यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है और न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ भी पता है, तो दोनों का क्या करेंगे, हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो जेड मिल जाएगा सेक्शन ऑफ मॉडुलस। तो जेड इक्वल्स टू पाई इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। और हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना है, 5, तो 5 सेंटीमीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जेड इक्वल टू क्या करना है, आई बाई वाई करते हैं। तो यहाँ पे वाई से हम डिवाइड किए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा
183.984 सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट सेंटीमीटर 4 होगा, सेंटीमीटर का पावर 4, और y इक्वल टू हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होगा 184, सी द राइट आंसर। ओके। 69 देखिए, रीजनरेशन रिजल्ट इन हायर एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल, द बेस्ट सुटेबल रीजन इज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रीजनरेशन रिजल्ट इन हायर एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल। तो राइट आंसर होगा इसका ए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द बॉयलर इंक्रीज। बॉयलर में एवरेज टेम्परेचर का हीट एडिशन का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, बॉयलर में हीट एडिशन का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। डैश प्रमोट हार्डनेस, टफनेस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टील। बताइए स्टील के केस में हार्डनेस, टफनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस को कौन इंक्रीज करता है? तो क्रोमियम हम मिक्स करते हैं जिससे हमें हार्डनेस, टफनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रोमियम। 21 क्वेश्चंस देखिए आपके स्क्रीन पर है। द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन वेरीज फ्रॉम 210 रेडियन पर सेकेंड टू 190 रेडियन पर सेकेंड ड्यूरिंग अ साइकिल। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्जर्व टू 400 जूल। द मास इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील अबाउट इट्स सेंटर एक्सिस इज। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना मास इनर्शिया फ्लाई व्हील का, मास इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील अबाउट सेंटर एक्सिस। तो सेंटर एक्सिस के अबाउट फ्लाई व्हील का मास इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या क्या है? यहाँ पे गिवन है ऑटोमोबाइल जो इंजन है उसका रोटेशनल स्पीड वेरी कर रहा है 210 रेडियन पर सेकेंड टू 190 रेडियन पर सेकेंड, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको है 400 जूल। तो इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 1/2 फ्लाई व्हील के केस में। किसके केस में? फ्लाई व्हील के केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ω1 का स्क्वायर माइनस ω2 का स्क्वायर। ω1 क्या है? तो ये रोटेशनल स्पीड है। तो यहाँ पर आपको रोटेशनल स्पीड गिवन है 210 रेडियन पर सेकेंड और 190 रेडियन पर सेकेंड। इसमें हमारा रोटेशनल स्पीड वेरी कर रहा है। तो ω1 क्या हो गया? ω1 का वैल्यू हो गया 210 रेडियन पर सेकेंड और ω2 का वैल्यू है 190 रेडियन पर सेकेंड, ये गिवन है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है 400 जूल। यहाँ पे आपको डेल्टा ई का वैल्यू गिवन है 400 जूल। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो गया? 400 जूल इक्वल्स टू 1/2 इंटू आई इंटू 210 का स्क्वायर माइनस 190 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 400 इक्वल्स टू 1/2 आई इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 441, 00 पुट कर दीजिए, माइनस 19 का स्क्वायर होता है, 19 का 19 दूनी आपका हो गया 361। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 361। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे? आई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में हमें इसे माइनस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 से इधर जाएगा 800 आई और 00 1 में से 1 गया 0, 40 में 6 जाएगा 8, आपको 1800 आपको मिल गया। तो यहाँ से आई फाइंड आउट कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये हमारा 8 से कैंसिल कीजिएगा तो आपको 10। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू आ गया 1/10। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/10।
तो आई का वैल्यू मिल जाएगा 0.1। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1। तो राइट आंसर इसका होगा बी। ओके, तो 71 क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। काइनेटिक एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ω1 का स्क्वायर माइनस ω2 का स्क्वायर। नेक्स्ट 72 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। पिक द करेक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन किया हुआ है कि जो भी हमारा जो सिस्टम है वो हमारा मास पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और जो मास पे डिपेंड नहीं करता है उसे बोलते हैं इंटेंसिव। तो मास पे कौन कौन डिपेंड नहीं करता, तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जो है ये सब मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, डी वॉल्यूम होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। ओके, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल बिलो द मिनिमम लेवल इन द बॉयलर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बॉयलर में मिनिमम लेवल से वाटर लेवल फॉल करता है, तो उस केस में बॉयलर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूसिबल प्लग। ए इज द राइट आंसर, फ्यूसिबल प्लग। नेक्स्ट 24। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज फॉर ए 4 बार लिंक इफ प्लेस्ड इन टॉगल पोजिशन इज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, इन्फिनाइट। ओके, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे आपको मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में आपको टरबाइन का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। तो इसके बताइए राइट आंसर क्या होगा। पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, सी में है प्रोपेलर टरबाइन और डी है आपका कैप्लन टरबाइन। तो जो पेल्टन टरबाइन होते हैं उसका स्पेसिफिक स्पीड 10 to 50 होता है और प्लस टेंजेंशियल फ्लो होता है। जब भी पेल्टन टरबाइन जो फ्लो करता है उसमें कैसा है, टेंजेंशियल फ्लो। तो राइट आंसर ए का सेकेंड हो जाएगा। बी का आपको देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन का जो है स्पेसिफिक स्पीड जो है वो 60 to 300 होता है। ओके, और ये मिक्स्ड फ्लो होता है। तो हमारा बी का क्या होगा, थर्ड। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो गया बी। ओके, प्रोपेलर टरबाइन के क्या होगा, प्रोपेलर टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड जो है वो 300 to 1000 के बीच में वेरी कर रहा है और प्लस एक्सियल फ्लो विथ फिक्स्ड रनर वैल्व। और हमारा डी है कैप्लन टरबाइन, इसका हमारा फोर्थ होगा स्पेसिफिक स्पीड फ्रॉम 300 to 1000 प्लस एक्सियल फ्लो विथ एडजस्टेबल रनर वैन्स। तो ये आपको चारों को चारों पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट 26। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लुब्रिकेशन इन एन इंजन इज। तो कि हम जो लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं इंजन में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ लुब्रिकेशन एंड कूलिंग एंड क्लीनिंग, सीलिंग एंड नॉइज रिडक्शन। तो यहाँ पे लुब्रिकेशन का जो यूज़ करते हैं, कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए भी और सीलिंग एंड नॉइज रिडक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कूलिंग, क्लीनिंग, सीलिंग एंड नॉइज रिडक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। 77 देखिए, 77 बोल रहा है द रिकमेंडेड साइकिल फॉर सिस्टम पावर प्लांट इज। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो हमारा जो सिस्टम पावर प्लांट के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो रैंकिन साइकिल यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट 28। सेंसिबल हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू। सेंसिबल हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू। राइट आंसर इसका होगा बी, चेंज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और वेपर। चेंज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और वेपर। सेंसिबल हीटिंग जो रिक्वायर्ड होता है वो हम लिक्विड के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए या वेपर के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी।
नेक्स्ट 29, ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप ए वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट द पाइप शुड बी। तो पाइप का यहाँ पे पाइप का पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है कि वेंचुरीमीटर का कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप वेंचुरीमीटर यूज टू मेजर फ्लो रेट, तो आपको कहीं पे भी आपको पाइप का पोजीशन पे ये वेरी नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन एनी पोजीशन इज द राइट आंसर। 80 क्वेश्चंस, प्रेशर ऑफ 80 kPa is equivalent to head of chemical solution of relative density 1.59 of the value of dash in meter। आपको गिवन क्या है, 80 kPa प्रेशर गिवन है और रिलेटिव डेंसिटी भी गिवन है 1.59। आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है हेड ऑफ इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ से हेड यदि निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू होता है रिलेटिव डेंसिटी इंटू गामा डब्लू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू HF। ओके, ये आपने पढ़ा भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा होगा। तो P इक्वल्स टू R इंटू गामा डब्लू इंटू HF, और यहाँ पे जो हम गामा डब्लू का वैल्यू पुट करेंगे वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कंसीडर करेंगे। कितना लेंगे, 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब गामा डब्लू का वैल्यू। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे हम 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेंगे। आपको आर का वैल्यू गिवन है रिलेटिव डेंसिटी का 1.59, आपको गिवन है प्रेशर का वैल्यू 80 kPa। सभी वैल्यू को पुट कीजिए, यहाँ से HF का वैल्यू मिल जाएगा। तो HF इक्वल टू P डिवाइड बाई R इंटू गामा डब्लू। P आपको गिवन है 80 kPa डिवाइडेड बाई रिलेटिव डेंसिटी 1.59 इंटू गामा डब्लू कितना है 9.81। इसे सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको वैल्यू 5.13। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा D 5.13 इन मीटर। इस किसका वैल्यू किस में होगा, मीटर में। तो इसी तरह से आप जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपको आगे के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। भले ही आपको डाटा रिपीट ना करे लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे क्लास में आप बने रहिए, और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, या जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो डालें आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसका मिल सके। आज इस क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।